गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी सही कर रहे होंगे आप लोग। एग्ज़ाम आपका आने वाला है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 months आर लेफ्ट। तो आज पूरा दम लगा दीजिए, जितना आपका है मैक्सिमम 8 से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। और जीएस में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएस में अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सही करवा दूँगा। 10 से 15 क्वेश्चन अप्रैल तक मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन आप ज़्यादा करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज 12 साल के लगभग PYQ पॉलिटी के, जो फंडामेंटल राइट के हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं इसमें। ये ना केवल CDS वालों को हेल्प करेगा, ये CAPF, NDA और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें GS आते हैं वो सभी को हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम 2012 से। और आप लोग इस वीडियो को रोक के अपना खुद से पढ़िए पहले और कमेंट करिए कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद आप फिर प्ले करके फिर आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। और मैं ये क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे एनालाइज करते हैं, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स बढ़ सके। तो चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट एम्बॉयडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया: राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन में नॉट को आप अंडरलाइन करिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इससे फालतू बेवजह मार्क्स कटते हैं। राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी आप किस में देखेंगे? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24. This is 19 to 22 and this is 14 to 18. ये right to information is not a fundamental right, so this answer is correct. तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following is not a fundamental duties of the citizen of India? तो नॉट को पहले हम अंडरलाइन करेंगे जैसा मैंने बताया है। फर्स्ट ऑप्शन इज टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व द वॉयलेंस। ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रोल पॉपुलेशन। दिस इज नॉट करेक्ट। ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको थोड़ा और बता देते हैं। ये पार्ट 4A में प्रेजेंट है, आर्टिकल 51A। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट को अंडरलाइन किया। द राइट कॉन्फर्ड बाई आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाई द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 359(1) क्या है? 351(9) ये कहता है कि प्रेसिडेंट can take a fundamental right in the case of a national emergency. So this is a correct. But Article 32 cannot be suspended. Second option देखते हैं। The enforcement of Article 20 and 21 cannot be suspended. ये भी correct है। 20 and 21 cannot be suspended. The punishment can be prescribed by the state legislature for the offence under Part 3 of the Constitution of India. ठीक है ये। The fundamental right can be abrogated by the law made by the Parliament
with regard to the member of forces charged with the maintenance of a public order. ठीक है, अब ये देखिए, द पनिशमेंट कैन, सी ऑप्शन देखिए, द पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द ऑफेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करता है, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं है, ये पार्लियामेंट को पावर है, तो यहाँ पार्लियामेंट होना चाहिए। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा है कौन सा नहीं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड अ फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्री। ठीक है, टू विजिट अ मोन्यूमेंट ऑफ अ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेदर रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, टू नो मोर एंड मोर अबाउट द रिलीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा है कौन सा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें नॉट नहीं पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी हमारा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस इज अवर अ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट बट हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सच। तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अपहेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, सही ठहराया है। तो हम देखते हैं ऑप्शन 1, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। ये है मेंशन है आर्टिकल 19 में, ये सब है, ये सारे हैं आर्टिकल 19 के। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी मेंशन है एक्सप्लिसिटली। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ यूनियन, ये भी मेंशन है। फ्रीडम ऑफ अ प्रेस, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में ये बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अंडर द आर्टिकल 19। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंडामेंटल राइट एनश्राइंड इन अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी extinguished by any constitutional and statutory provision. This was made clear in the case of, देखिए ये केस था गोलकनाथ केस। इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था जिससे इनकी ज़मीन ले ली थी, एक लैंड सीलिंग लिमिट रख दी थी। तो ये कोर्ट गए और इन्होंने केस किया, तो कोर्ट ने ये बोला था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिर से यहाँ नॉट आया है, नॉट ट्रू है मेरे भाई, तो पहले इसे सर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू द रीट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। It is included in part 3 of Indian Constitution and is therefore itself a fundamental right. Okay, ठीक है। Dr. Ambedkar called it is a very soul of Indian Constitution. ठीक है।
एन एग्रीवेड पर्सन हैज़ नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर द फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन वायलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 32 अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। ये रीट इशू जो होता है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें ये देखिए ऑप्शन 1 पे फिर से आते हैं, इट गिव्स राइट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 ओनली गिव्स राइट टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट अ हाई कोर्ट। सो दिस आंसर इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which of the following cases did the Supreme Court rule that the constitutional amendment were also laws under Article 13 of the Constitution of India which could be declared void for being inconsistent with a fundamental right? तो ये हमारा दिया गया है गोलकनाथ केस। अभी हमने गोलकनाथ के केस डिस्कस किया है, वही है। देखिए PYQ करने का यही है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी ऊपर सेम क्वेश्चन हमने किया था और सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया। इससे ये पता चलता है कि PYQ की कितनी इम्पोर्टेंस है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप ये पूरा देख लिए वीडियो लास्ट तक तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस CDS एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ पर्सन इज नॉट को फिर अंडरलाइन करेंगे ट्रीटेड एट पर सो फार द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न्ड। ठीक है, द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, द मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सी ऑप्शन पढ़ते हैं। members of the force employed in the connection with the communication system set up in the country, D option देखते हैं। members of the forces employed in the connection with the communication system set up for the maintenance of the public order। तो आर्टिकल 33 में दिया है आर्म फोर्सेस की जो हैं पर्सन्स वो फंडामेंटल राइट की एबिलिटी पे ट्रीट नहीं करेंगे। आर्म फोर्सेस में क्या क्या, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, तो बढ़े आगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। तो जो हमारे नॉन सिटीज़न को कौन सी फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, मतलब फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सिटीजन्स को कौन कौन से मिलते हैं। सिटीजन्स को हमारे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 सिर्फ हमारे सिटीजन्स को हैं। फॉरेनर्स को, नॉन सिटीजन्स को इनमें से कोई 5 नहीं मिलेंगे। जो इंडियन सिटीजन होंगे उन्हें ही मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकेंड, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 23। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल आर्टिकल 21। तो इसमें सिटीजन्स को कौन से हैं, वो नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं होंगे। तो सेकंड देखिए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नॉन सिटीजन्स को भी होगा। तो इसमें 2 है, वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 नहीं है, तो इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, बचे 2। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 मैंने बताया है कि सिटीजन्स को ही सिर्फ मिलेंगे, तो 3 नहीं होना चाहिए,
तो 3 भी कट गया। अब कौन सा बचा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्ट्स टू। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थॉट जो है वो गारंटी करता है, और ये हमारे डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, कि राइट टू इक्वलिटी। हाउएवर ये इन तीनों में किसी में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ये है फंडामेंटल राइट का है। बट अगर देखा जाए तो राइट टू इक्वलिटी में तो एकदम नहीं है, आर्टिकल 14 है, और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है। तो इससे इसका कोई नाता नहीं है, तो जिसमें 3 है उसको कट कर देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी नहीं है। हाउएवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये राइट टू एजुकेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया है? ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आए होंगे ये क्वेश्चन, और ऐसे अभी आपका 2025 में CDS 1 2025 में होंगे, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसलिए आप नोट करते रहिए और ध्यान से देखिए। राइट टू एजुकेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? तो यह है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसके राइट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statement with regard to preventive detention in India are correct? Preventive detention, ठीक है। The detainee has no right other than those mentioned in the clauses of 4 and 5 of Article 22 of Constitution of India, ठीक है। The detainee has a right to challenge the detention order on the ground that he was already in the jail when the detention order was passed, ठीक है। The detainee can claim the bail on the ground that has been in the prison beyond 24 hours without an order of a magistrate, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बाउंस होने लगते हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए कि कौन सा आपको आ रहा है। तो जनरल स्टेटमेंट 3 है, देखिए 3 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर हम 24 घंटे में छोड़ देंगे किसी को, प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर कोई गया फिर 24 घंटे में छूट जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप, 3 कट गया। अब देखिए ये दोनों बाकी आपको 50-50 हो जाएंगे। फिर 50-50 में आपको कैसे करना है? फिर से आप पढ़िए। द डिटेन्यू हैज़ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ऑलरेडी इन द जेल व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर वॉज पास्ड, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट है, हाँ चैलेंज कर सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, दोनों में भी है। द डिटेंशन हैज़ नो राइट अदर देन दोज मेंशन इन द क्लॉजेज ऑफ 4 and 5 ऑफ आर्टिकल 22। ये हमें पता है कि आर्टिकल 22 में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो 1 भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग ओनली, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जो है आप हैं उसको हमेशा सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ओनली टू द सिटीजन्स, देखिए अभी मैंने ये किया था, लास्ट ईयर मतलब 2015 में आया था, 16 में आया, फिर आगे भी आएगा। तो देखिए सिटीजन्स को सिर्फ हैं, तो मैंने बताया था सिटीजन्स को कौन से सिर्फ हैं, आर्टिकल 19, 14, पहले की 14, 15, 19, 29 एंड 30 सिर्फ सिटीजन्स को हैं। तो आर्टिकल 19 है, सही है। आर्टिकल 21 है, नहीं सही है। आर्टिकल 15 है, यस सही है। आर्टिकल 16 है, सही है।
तो इसमें क्या है 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, फिर से वही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा है कौन सा नहीं. ठीक है, तो टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ वन चिल्ड्रन, ठीक है, टू प्रमोट अ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री. ये भाई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये DPSP है, ये आर्टिकल 43 में है. तो दिस वन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. भाई आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी वीडियो बनाएं और भी आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ करेक्ट. आर्टिकल 21 is violated when the under trial prisoner are detained under the judicial custody for an indefinite period. देखिए इसमें बोल रहा है कि आर्टिकल 21 वॉलेट तब होता है जब अंडर ट्रायल प्रिजनर इंडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में ही रहता है, जुडिशियल कस्टडी में ही रहता है. तो भाई ये तो गलत हो ही जाएगा, ये जनरली स्टेटमेंट गलत है. राइट टू लाइफ इज़ अ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट and not even the state has the authority to violate the right. ठीक है भाई, ये तो सही है भाई कि कोई राइट टू लाइफ हमारा वायलेट नहीं कर सकता है. अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ वुमेन टू मेक अ रिप्रोडक्टिव चॉइस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी. भाई नॉट नहीं होगा, ये है, तो ये भी ऑप्शन कट गया. तो ऑप्शन ओनली 2 इज द करेक्ट. Next, which of the following statement are correct regarding right to education. अभी right to education आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. चलिए देखते हैं. Free and compulsory education should be provided to all children of age 6 to 14 year. ठीक है भाई, सही है. The imperative of the provision of the Right to Education Act 2009 is that school must have qualified teachers and basic infrastructure. ठीक है. There should be quality education without any discrimination on the ground of economics, social and cultural background. ठीक है भाई, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि तीनों जनरल स्टेटमेंट है. सेकेंड में बोला है राइट टू एजुकेशन में क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड में. तो ये तीनों सही हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट. नॉट आ गया भाई, फिर से नॉट को अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, देखते हैं. एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव अ राइट टू मैनेज इट्स own affair in matter of religion except some minor communities. Every religions or any section thereof shall have the right to own and acquire movable and immovable property. ठीक है भाई, कि हर रिलीजन्स के पास अपना राइट है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की. एवरी religious community has right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. ठीक है भाई, सबको राइट है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना. ठीक है भाई. एवरी कम्युनिटी हैज़ राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन टर्म्स ऑफ मैटर ऑफ अ रिलीजन. ठीक है भाई, सारे कम्युनिटी को राइट है भाई. तो ये सब सही है, लेकिन इसमें नॉट करेक्ट पूछा है. नॉट करेक्ट है ऑप्शन ए, बिकॉज सभी को है, कोई माइनर कम्युनिटी हो चाहे मेजर, सभी को अपना राइट है रिलीजन को मैनेज करने का, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर आर्टिकल 22 इज नॉट करेक्ट. फिर नॉट करेक्ट आ गया. नॉट को फिर से हम सर्कल कर लेते हैं. चलिए अब पढ़ते हैं कि आर्टिकल 22
में प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, ठीक है भाई। सबको रीज़न आस्क करने का अधिकार है कि सब लोग पूछेगा भाई कि क्यों मुझे अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है भाई। सबको लॉयर करने का हक है कि भाई सारे लोग लीगल प्रैक्टिशनर अपने कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। एवरी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 वीक ऑफ सच अरेस्ट। तो भाई देखो 1 वीक नहीं है, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास अपीयर होना पड़ता है। और एक बात और बता दें, 24 आवर्स में आपका ट्रैवल टाइम जो है लाने और ले जाने में इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन इन अ जेल परसुएंट टू अ जुडिशियल ऑर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट आ गया भाई। एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैज़ राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है भाई। सारी सेक्शन के सिटीजन को राइट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट वगैरह, कल्चर वगैरह अपना प्रिजर्व करने का हक है, कंजर्व करने का हक है, ठीक है भाई, सही है। सो नॉट करेक्ट पूछा है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाई स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज, ठीक है भाई। सभी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल करने का हक है जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, फंड रिसीव हो रहा है, और किसी को भी रिलीजन, रेस और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। द स्टेट शैल इन ग्रांट एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट against any educational institution on the ground that it is under the management of majority community। देखिए ये पढ़ते हैं फिर से एक बार। द स्टेट shall in granting aid to educational institutions discriminate against any education institute on a ground that it is under the management of majority community। देखिए मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, स्टेट का ग्रांट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि स्टेट ये देखेगा कि ये माइनॉरिटी ये एडमिनिस्टर कर रहा है या मेजॉरिटी कर रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। और ऑल द माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड लैंग्वेज शैल हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लिंग्विस्टिक, हमारे जो आर्टिकल 30 है इसमें माइनॉरिटी सिर्फ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The fundamental right guarantee in the Constitution of India can be suspended only by। फंडामेंटल राइट जो है कब सस्पेंड हो सकता है, केवल कब सस्पेंड हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हम करे थे, आपको ध्यान होगा आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है नेशनल इमरजेंसी जब आए तब, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। When a proclamation of emergency is in operation, the right to move a court for the enforcement of all fundamental right remains suspended except जब emergency लगा रहे तो सारे fundamental right सस्पेंड हो सकते हैं। बस ऐसे 2 fundamental right हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, जो नहीं सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 20 अरेस्ट होने की, आप ऐसे याद कर लीजिए, आर्टिकल 21 अरेस्ट होने के पहले
अगर आप ये बोलते हैं कि आर्टिकल 21 क्या है, अरेस्ट होने की पहले की प्रोसीजर, और आर्टिकल 22 जो होता है अरेस्ट होने की बाद की प्रोसीजर होते हैं, तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो हैं वो नहीं सस्पेंड हो सकते हैं और बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट enumerated in the Constitution of India as a fundamental duties of the citizen of India। ठीक है, कौन सा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, यही आप पूछ रहा है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। भाई अगर इन्वायरमेंट वाला आ गया तो ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है एंड DPSP में भी है। तो अगर पूछे कि कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और DPSP भी है, तो इन्वायरमेंट वाला जो है वो दोनों में है। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भाई देखो ये DPSP में है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ DPSP, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, फिर से नॉट आ गया, नॉट को सर्कल करते हैं, a part of a fundamental right, not a part of fundamental right of a constitution of India, ठीक है। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 24। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इट इज़ अ DPSP। practice any profession or to carry any occupation, trade or business, article 19(1). तो ये है DPSP जो फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी पढ़ा था मैंने बोला ना, फिर से आएगा 86 एजुकेशन वाला है। अब देखो भाई, एजुकेशन जिसमें वही मार देना फट से आँख बंद करके, लेकिन देख लेना कि 6 से 14 ईयर रहे, कभी कभी एज गलत दे देता है, ठीक है। तो आंसर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेना, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू वीडियो लंबी हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी जो होता है, क्या होता है, 2 बार इसको पनिशमेंट, 2 बार एक ही क्राइम को, एक क्राइम हो और इसको 2 बार सजा दे दो, तो ये डबल जियोपार्डी होता है। तो लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक जुडिशियल वो हो जाता है, एक जुडिशियल इंक्वायरी प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी दोनों हो सकता है, इसे डबल जियोपार्डी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर जुडिशियल 2 बार सजा दिया जाए तो डबल जियोपार्डी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई करप्शन करता है तो उसको जॉब से सस्पेंड किया जाएगा प्लस जेल भी भेजा जाएगा, तो ये डबल जियोपार्डी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, सस्पेंड किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है और ये जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज द रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। भाई सुप्रीम कोर्ट किस ग्राउंड पे रिफ्यूज कर सकता है, आर्टिकल 32 सिर्फ जो होता है फंडामेंटल राइट के लिए होता है, फंडामेंटल राइट सेव करने के लिए होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं। द एग्रीव्ड पर्सन कैन गेट अ रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट, द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है भाई, दैट नो फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड। देख लो भाई, अगर फंडामेंटल राइट ही नहीं हैम्पर हुआ, इन्फ्रिंज हुआ है, तो भाई आर्टिकल 32 के लिए तो सुप्रीम कोर्ट मना ही करेगा। तो साफ साफ है आंसर सी। भाई इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और तुम लोग परेशान होते हो कि कैसे होंगे क्वेश्चन, कैसे होंगे।
हो जाएंगे भाई, टेंशन मत लो, हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट एम्यूरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। ठीक है भाई, इसका आंसर देखते हैं। आर्टिकल 14 और 19 का एक्सेप्शन जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 31A एंड C जो है इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। फिर से भाई कितनी आसान सब्जेक्ट है भाई, पॉलिटी में क्वेश्चन गलत करना मतलब पाप कर रहे हो आप। फिर से 4 बार एक ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब नॉन सिटीजन्स के कौन कौन से होंगे, तो पहले आप लिख लो ऐसे, जब एग्ज़ाम में भी आए तो पहले लिख लो कि अगर सिटीज़न कौन से मिलेंगे, सिटीजन्स को कौन से मिल रहे हैं, 1 मिनट, सिटीज़न को कौन से फंडामेंटल राइट है सिर्फ, तो 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अब इसमें जो नहीं होंगे वो होंगे, तो आप देख लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, ये जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को है, तो नॉन सिटीजन्स को पूछा है, तो जिसमें 1 है वो कट कर दो पहले। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, ये आर्टिकल 20 में है। फ्रीडम ऑफ कंसेंस, ठीक है, इसमें सही है। फ्रीडम ऑफ कंसेंस आर्टिकल 20, बताओ भाई, आर्टिकल 26 में। फ्रीडम ऑफ कंसेंस ऑफ रिलीजन आर्टिकल 26 में। ठीक है, तो चौथा वैसे ही गलत है, चौथा नॉन डिस्क्रिमिनेशन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ये तो वैसे ही गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एलिमिनेटेड बाई द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस लिए आया था, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें बहुत से चीज़ को हेर फेर किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जब आ गए थे तो आर्टिकल 44 ने वो किए थे, इसको चेंज किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन। तो इसका आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में भेज दिया। ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है, लीगल राइट। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट। ये आर्टिकल 300A में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11। भाई 11 कहाँ से है, ये तो 6 to 14 ईयर है। तो ऐसे ध्यान से हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26। भाई देखो एब्सोल्यूट पावर, आज स्टेटमेंट तुरंत अंडरलाइन करो। अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, हार्ड स्टेटमेंट है, हार्ड है। तो अभी आगे देखते हैं। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फाइंड मेंशन in Article 30 of the Constitution of India in the reference to the right to establish education institution of their choice। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 30 में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में ही बताया गया है। माइनॉरिटी 2 टाइप्स की बताई गई हैं आर्टिकल 30 में, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये आंसर इसमें करेक्ट पूछा है, तो ये करेक्ट है।
और देखिए ओनली, अगर कहीं ओनली आए तो उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये करेक्ट है, लेकिन जनरली ओनली वाले क्वेश्चन गलत रहते हैं, ठीक है। तो अभी फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू द रेट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ इट जुडिक्शन। भाई पार्लियामेंट कैन, गलत है ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, ठीक है। तो 34, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, वही क्वेश्चन आ गया फिर से, एजुकेशन वाला 4 बार आ चुके हैं, ये 5वीं बार आ गए हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब तक आप सबको भी रट गया होगा, उसका आँख बंद करके ही मार दो। डी, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट, भाई नॉट आ गया तुरंत गोला मारो, सस्पेंडेड व्हेन द एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड है तो कौन सा सस्पेंड नहीं हो सकता है? कौन सा सस्पेंड नहीं हो सकता है? आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, ये भी रिपीटेड है। तो ऑप्शन में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कन्विकेशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा है? आर्टिकल 32। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। दिस इज आर्टिकल 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है 11 ईयर्स का PYQ। इसको आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी देख लें, जिससे रिवीजन आपका हो जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करें, और आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के और किस टॉपिक के PYQ पे मैं बनाऊं।